इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम फ्लाइट 571 के एंडीज पर्वतमाला में क्रैश होने और जीवित बचे लोगों के 72 दिनों के कड़े संघर्ष की पूरी कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं। जरा इस 3D लैंडस्केप को इमेजिन कीजिए। एक ऐसी जगह जहां मीलों तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ और मौत का सन्नाटा है। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि इंसानी जज्बे और प्रकृति के सबसे खौफनाक रूप के बीच की एक बिल्कुल रियल और रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग थी। देखिए, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। ये उन दिनों की गिनती है जो कुछ आम लोगों ने एक ऐसी जमी हुई जानलेवा जगह पर बिताए जहां साइंस और लॉजिक के हिसाब से किसी का भी जिंदा बचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। बिना किसी तैयारी के माइनस टेम्परेचर में लगातार 72 दिनों तक मौत को चकमा देना वाकई ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल कहानियों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, क्रैश और पहली रात। देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ओके, तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 12 अक्टूबर 1972 को एक उरुग्वेन एयरफोर्स का प्लेन 45 लोगों को लेकर उड़ा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही दिन 13 अक्टूबर को मौसम इतना खराब हुआ कि पायलट को पूरी तरह सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंड होना पड़ा। अब यहाँ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस और लोकेशन का गलत अंदाजा लगा, और इस वजह से पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 11,500 फीट नीचे उतरने की परमिशन मांग ली। और ठीक दोपहर 3:21 पर यह प्लेन सीधे एंडीज की एक विशाल चट्टान की तरफ बढ़ गया। इस क्रैश की फिजिक्स सुने ना तो सच में दिल दहल जाता है। पायलट ने आखिरी सेकंड में प्लेन को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा चट्टान से टकराया और वहीं टूट गया। इस टक्कर से पीछे बैठे 3 लोग तो हवा में ही बाहर उड़ गए। फिर दोनों विंग्स, राइट और लेफ्ट, एक एक करके टूट गए। बचा क्या? सिर्फ आगे का हिस्सा, जो लिटरली किसी बुलेट की तरह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सीधे ग्लेशियर में जा घुसा। इस भयानक टक्कर के बाद जो 33 लोग जिंदा बचे, वो दुनिया के नक्शे से जैसे गायब ही हो चुके थे। 3,570 मीटर, ये वो डरावनी ऊंचाई थी जहां प्लेन का मलबा एंडीज की अनजान और बिल्कुल सुनसान पहाड़ियों के बीच बिखरा पड़ा था। इतनी ऊंचाई जहां हवा तक में ऑक्सीजन की कमी होती है और चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ ही बर्फ। और फिर क्या था? धूप ढल गई, टेम्परेचर सीधे -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जो लोग बचे थे उनमें से कई बहुत बुरी तरह घायल थे। उनके पास ना तो कोई गर्म कपड़े थे और ना ही कोई ठिकाना। सोचकर देखिए, इस हड्डियों को जमा देने वाली खामोश और जानलेवा ठंड में उन्होंने पहली रात कैसे काटी होगी। ये रात इतनी भयानक थी कि 5 और लोग इसे झेल नहीं पाए, और अगली सुबह तक जिंदा बचे लोगों की तादाद 33 से घटकर सिर्फ 28 रह गई थी। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बचाव अभियान का अंत। यह इस कहानी का वो हिस्सा है जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने वाली थी। यहाँ एक ऐसी ट्रैजिक सिचुएशन बनती है ना, जो किसी को भी हिला दे। रेस्क्यू के लिए करीब 11 सर्च प्लेन्स आसमान में निकले, लेकिन सफ़ेद बर्फ और उसमें फंसा एक सफ़ेद रंग का ही प्लेन। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। इन सर्वाइवर्स ने प्लेन के सूटकेस का यूज करके बर्फ पर एक बड़ा सा SOS क्रॉस भी बनाया था। खोजी विमान उनके ठीक ऊपर से गुजरे, लेकिन बदकिस्मती देखिए, किसी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ी। क्रैश के 8वें दिन मलबे में से उन्हें एक टूटा हुआ रेडियो मिला, पर जब उन्होंने उसे चालू किया तो जो खबर सुनने को मिली वो किसी डेथ वारंट से कम नहीं थी। बाहरी दुनिया ने यह मान लिया था कि इतनी जानलेवा ठंड में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता, और सारे सर्च ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। अब वो वहां पूरी तरह से अकेले थे। भाग 3, भूख और कठिन फैसले। रेडियो पर यह खबर सुनने के बाद अब उनका स्ट्रगल पूरी तरह से एक रॉ बायोलॉजिकल सर्वाइवल में बदल चुका था। कहते हैं ना कि मौत जब सामने हो तो इंसानी दिमाग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। धूप में एक एक बूंद बर्फ पिघलाकर उन्होंने पानी का इंतजाम किया। ठंड से बचने के लिए प्लेन की सीट्स फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भर लिया, और बर्फ पर चलने के लिए उन्होंने सीट कवर से ही जूते बना लिए। एक तरह से उनका पूरा सर्वाइवल गियर उसी मलबे से ही निकला था। लेकिन सिर्फ पानी और ठंड से बचना काफी नहीं था, है ना? प्लेन में जो थोड़ा बहुत खाना था वो कब का खत्म हो चुका था। अब यहां सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, या तो भूख से तड़प कर मर जाना, या फिर कुछ ऐसा करना जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता है। जिंदा रहने के लिए जब खाने का कोई दूसरा जरिया नहीं बचा, तो ग्रुप ने एक बेहद दुखद लेकिन जरूरी फैसला लिया। अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए उन्हें बर्फ में दबे अपने ही मृत साथियों के शरीरों पर निर्भर होना पड़ा। सच कहूं तो ये कोई चुना हुआ विकल्प नहीं था, बस जिंदा रहने की एक आखिरी और मजबूर कर देने वाली बायोलॉजिकल जरूरत थी।
आइए चलते हैं भाग 4 पर, एवलांच का कहर। नेचर अभी भी शांत नहीं थी और एंडीज ने अपना अगला निर्दयी प्रहार कर ही दिया। 29 अक्टूबर की रात यानी क्रैश का 16वां दिन, पहाड़ से बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा और एक भयानक एवलांच ने उस टूटे हुए प्लेन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। सोच कर देखिए, जो लोग पहले से ही इतनी तकलीफ में थे वो उस प्लेन के अंदर लगातार 3 दर्दनाक दिनों तक बर्फ के नीचे जिंदा दफन रहे। दम घुटने और ऐसी कड़ाके की ठंड के कारण 8 और लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। किसी तरह बर्फ से बाहर निकलने के बाद ये पूरी तरह क्लियर हो गया था कि अगर वहीं रुके रहे तो सब के सब मारे जाएंगे। 15 नवंबर को मदद खोजने की एक डेस्परेट कोशिश की गई। 3 सर्वाइवर्स को प्लेन का पिछला हिस्सा मिला, जहां कुछ खाना और एक 25 किलो की भारी बैटरी थी। अब उम्मीद जगी कि इस बैटरी से उस रेडियो को चलाया जा सकता है, लेकिन 25 किलो की भारी बैटरी को इतनी कमजोरी में वापस मेन क्रैश साइट तक लाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। उन्होंने रेडियो को ही बैटरी तक लाने की कोशिश की, पर लगातार कोशिशों के बाद भी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, जिनसे सिचुएशन की सीरियसनेस और क्लियर हो जाती है। ध्यान दीजिए कैसे ये संख्या लगातार कम होती चली गई। शुरू में जो 33 लोग बचे थे, पहली ही रात के बाद 28 रह गए। फिर एवलांच के बाद 19 और 59वें दिन तक आते आते गिनती सिर्फ 16 रह गई थी। वहां बीतने वाला हर एक दिन जैसे मौत की उल्टी गिनती जैसा था। चलिए अब देखते हैं भाग 5, मदद के लिए आखिरी सफर। वक्त तेजी से फिसल रहा था और अब उनकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ उनके अपने हाथों में थी। ये था द फाइनल पुश, उनका आखिरी और सबसे खतरनाक प्रयास। पराडो, कनेसा और विजेंट बिना किसी प्रोफेशनल गियर के बिल्कुल एक अनजान सफर पर पश्चिम की तरफ निकल पड़े। साथ में क्या था? प्लेन के टुकड़ों और धागों से सिलकर बनाया गया एक होममेड स्लीपिंग बैग। दिन भर की थका देने वाली चढ़ाई के बाद रात को -30 डिग्री में उसी एक स्लीपिंग बैग में तीनों एक दूसरे से चिपक कर सोते थे, बस किसी तरह बॉडी हीट बनी रहे। सोचा ये गया था कि एक बार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो दूसरी तरफ चिली की हरी भरी घाटियां नजर आएंगी। लेकिन चौथे दिन जब वो समिट पर पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। रियलिटी बहुत अलग थी। सामने जहां तक नजर जा रही थी वहां सिर्फ सफेद, जम चुकी और कभी पार न की जा सकने वाली पहाड़ियों का एक लंबा सिलसिला था। खाने की सप्लाई बचाने के लिए यहां पर विजेंट को वापस क्रैश साइट पर लौटना पड़ा ताकि पराडो और कनेसा अपना सफर जारी रख सकें। 61 किलोमीटर। इस दूरी को जरा समझने की कोशिश कीजिए। भूखे, थके हुए और बिना किसी सही इक्विपमेंट के पराडो और कनेसा ने एंडीज की उन जानलेवा चोटियों पर पूरे 61 किलोमीटर्स की ट्रैकिंग की। ये किसी आम इंसानी क्षमता से बाहर की चीज है, एक ऐसी हिम्मत जिसे शब्दों में बयां करना सच में नामुमकिन सा लगता है। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को बिल्कुल एक चमत्कार जैसा हुआ। नदी के किनारे उन्हें कुछ लोग दिखे। नदी का बहाव इतना तेज था कि आवाज पार नहीं जा सकती थी। तभी अगले दिन एक गांव वाले ने एक पत्थर पर कागज और पेन लपेटकर उनकी तरफ फेंका। पराडो ने उस कागज पर अपनी पूरी कहानी लिखकर वापस फेंकी। 70 दिनों के बाद ये पहली बार था जब इनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन जुड़ा था। आइए देखते हैं कि ये कैसे अपने फाइनल पॉइंट तक पहुंचता है। 20 दिसंबर को वो नोट उस गांव वाले तक पहुंच गया। 21 को बिना वक्त बर्बाद किए उसने शहर जाकर सेना को ये खबर दी। और फाइनली 22 दिसंबर 1972 को चिली की वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने एंडीज के पहाड़ों में बचे हुए आखिरी सर्वाइवर्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया। इस पूरी त्रासदी के बाद जो फाइनल तस्वीर सामने आई वो रुला देने वाली थी। 45 में से 29 लोगों ने इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवा दी और 16 लोग मौत की हर मुमकिन दीवार को तोड़कर नेचर के सबसे खौफनाक रूप से लड़कर जिंदा वापस लौटे। ये एक ऐसी अदम्य इंसानी हिम्मत की कहानी है जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अब जाते जाते इस पूरी घटना पर जरा एक बार गहराई से विचार कीजिए। अगर बाहरी दुनिया ने इतनी जल्दी उम्मीद न छोड़ी होती तो क्या मानवीय सहन शक्ति की सीमाएं इतनी अकल्पनीय हद तक टूट पाते? क्या लोग इतनी आगे तक जाते? शायद। कभी-कभी जब सब कुछ छिन जाता है ना, बस तभी देखा जा सकता है कि एक इंसान वास्तव में किस हद तक जा सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये कहानी हमें भीतर छिपी हुई उस ताकत की याद दिलाती है जिसका शायद किसी को भी अंदाजा नहीं होता।